हेलो नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, जिसमें जो हमारी पिछली क्लासें थी जहां पर हमने आर्टिकल जो 123 है वहां तक कंप्लीट किया। हम लोग आज आर्टिकल 124 से लेके 147 तक 147 तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये किस चीज का पार्ट है? ये भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें जो अध्याय 4 है, जिसमें संघ की न्यायपालिका की बात है, हम उसकी चर्चा करेंगे। जैसा कि इसमें जो आप देख रहे हैं थंबनेल में दिया हुआ है, संघ की न्यायपालिका आर्टिकल 124 से कितना है 147 तक हम लोग डिटेल से बात करेंगे एक एक आर्टिकल से। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जो आर्टिकल्स हैं हर एक आर्टिकल से क्वेश्चन फ्रेमवर्क होता है। हमको आर्टिकल्स याद ना रहे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उनको ध्यान रहे, बाकी अगर आर्टिकल्स अगर याद नहीं हो तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उस आर्टिकल्स में क्या चीज मेंशन की गई है ये आपको बताओ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जैसे यूपीएससी का एग्जाम है तो उसमें ज्यादातर क्या होता है कि रेयर केस होता है कि वो आर्टिकल्स को पूछे, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर क्या व्यवस्था विद्यमान है उसको वो क्या करता है कि ऑप्शन में डालता है, और वहीं पर क्या करता है वो माइनस प्लस करके वो या ट्विस्ट करके क्वेश्चन को फ्रेमवर्क कर देता है। बस वही चीजें हमको यहाँ पर क्या करना है, ऑब्जर्व करनी है, पकड़ना है। ठीक है, तो हम लोग आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, फिर भी कहीं कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे बता सकते हैं इस चीज के लिए, कि अगर जो वीडियो है तो उस वीडियो अपलोड होने के बाद में कमेंट में आप बता सकते हैं। ठीक है, हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, और इसमें जैसा कि हम लोग 124 से स्टार्ट करेंगे 147 तक जाएंगे, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी फ्री कर दें। ठीक है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं। ये संघ की न्यायपालिका है उसको लेके पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ते हैं जो संविधान का भाग 5 है 5, और उसका अध्याय 4 है जिसमें लिखा हुआ है संघ की न्यायपालिका, जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 124 से लेके 147 तक किया हुआ है। ठीक है, पहले बात करते हैं 124 में क्या लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और उसके गठन की बात हुई है। ठीक है, फिर बाद में है आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन इनकी बात हुई है। ठीक है, फिर है अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। फिर बाद में है 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडॉक जो न्यायाधीश होते हैं उनकी बात की है। इसके अलावा 128 में यहां पर है कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक है, सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में सेवानिवृत्त जो न्यायाधीशों की उपस्थिति है उसको लेकर बात हुई है। 129 में है कि सुप्रीम कोर्ट है उनके अभिलेख न्यायालय के बारे में बात की गई है। 130 में सुप्रीम कोर्ट का जो स्थान है वो जैसे अभी दिल्ली है तो उसको और दूसरे स्थान पर भी ले जाया जा सकता है, तो उसकी बात। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। 132 में कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों में से अपीलों से सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार। ठीक है, फिर बाद में 133 में दीवानी मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपीलों में सुप्रीम कोर्ट का अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात हुई है। फिर 134 ए, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए प्रमाण पत्र की बात की गई है। 135 में मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र और शक्तियों का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा, ये बात कही गई है। फिर 136 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता। 137 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करना। 138 में है सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। फिर बाद में 139 में सुप्रीम कोर्ट के कुछ रिट जारी करने का जो अधिकार है उनकी बात की गई, शक्तियां प्रदान की है उनकी बात। 139 में कुछ मामलों का स्थानांतरण की बात है। फिर 140 में सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां की बात है। 141 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा, ये बात हुई है। फिर 142 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों और आदेशों का परिवर्तन और खोज संबंधी आदेशों का परिवर्तन आदि संबंधी बात हुई है। 143 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति, और इसके अलावा 144 में नागरिकों और न्यायिक प्राधिकरण सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे। 145 में क्या है, न्यायालय के नियम आदि के बारे में बात की गई है कि न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी व्यवस्था के लिए जो नियम कायदे हैं वो खुद बना सकता है। इसलिए 147 में सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी और सेवक
और उनका खर्चा। ठीक है, फिर है 147 में व्याख्या। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे डिटेल से। ठीक है, 124 में क्या लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की ये क्या करता है, स्थापना करता है, जिसमें इसकी संरचना, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश, वर्तमान में 33 न्यायाधीश प्लस एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, टोटल 34 न्यायाधीश हो गए। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या। ठीक है, संसद द्वारा निर्धारित अधिकतम संख्या, इस बात का ध्यान रखना। नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति प्रक्रिया की बात है तो इसमें राष्ट्रपति द्वारा जो परामर्श लिया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा परामर्श लिया जाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, योग्यता, नागरिक, पहले भारत का नागरिक हो, 5 वर्ष उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, इसके अलावा 10 वर्ष अधिवक्ता या प्रतिष्ठित न्यायविद, मतलब किसी हाई कोर्ट के अंदर किसी वकील के पोस्ट पे काम किया हो। ठीक है, निष्कासन जो है वो संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हो सकता है। शपथ और सेवानिवृत्ति के बाद, शपथ और सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिबंधों का विवरण दिया हुआ है, जो न्यायिक स्वतंत्रता और न्यायालय की मूलभूत संरचना को सुनिश्चित करता है। इसके कुछ पहलू है, उनको पढ़ते हैं। आर्टिकल 124 का सब क्लॉज 1 स्थापना के बारे में बात करता है, जैसा कि हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, और न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। इस बात का ध्यान रखना। वही डाल देता है कि वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। ठीक, संसद, इस बात का ध्यान रखना। 124 का सब क्लॉज 2 नियुक्ति और कार्यकाल की बात है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा वारंट के माध्यम से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद में की जाती है। ठीक है, फिर बाद में है जो उम्र मैंने बता दी, 65 वर्ष की आयु तक पद पर बने रहते हैं, और इसके अलावा न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकते हैं। ठीक है, इस्तीफा किसको दे सकते हैं, राष्ट्रपति को। खंड 4 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से निष्कासन संभव है, जो महाभियोग की प्रक्रिया उसकी बात है। ठीक है, 124 का सब क्लॉज 2 का ए, आयु निर्धारण की बात की गई है। तो न्यायाधीश की आयु निर्धारित करने का अधिकार और तरीका संसद के पास में, इस बात का ध्यान रखना। वही वो डाल देता है राष्ट्रपति के पास में। ठीक है, 124 का 3 क्या कहता है, योग्यताएं, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, कम से कम 5 वर्षों तक हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहो, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है। ठीक है, कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहो, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद हो। ठीक है, फिर 124 का 4 हम सब क्लॉज पढ़ रहे हैं। निष्कासन प्रक्रिया आपका क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा इससे। किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत, इस बात का ध्यान रखना, किसी न्यायाधीश को केवल राष्ट्रपति द्वारा संसद के प्रत्येक सदन, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के विशेष बहुमत, कुल सदस्यों के बहुमत, विशेष बहुमत में क्या चीज आती है, कुल सदस्यों का बहुमत प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों, जो कुल सदस्य का बहुमत है उनमें से उपस्थित कितने हैं, और उन उपस्थित में से जो वोट करने वाले, मत देने वाले कितने, उन मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 के समर्थन से पारित प्रस्ताव के बाद ही इनको हटाया जा सकता है। इनका दुर्व्यवहार या असमता यदि सिद्ध हो गई तो, इस बात का ध्यान रखना, किन चीजों पर, या तो उनका दुर्व्यवहार के आधार पर या असमता के सिद्ध होने के आधार पर उनको ये महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। 124 का 5 सब क्लॉज क्या कहता है, संसदीय विधि, संसद निष्कासन की प्रक्रिया पर कानून बना सकती है। ठीक है, 124 का सब क्लॉज है, इसमें शपथ की बात हुई है। न्यायाधीशों को राष्ट्रपति या उनके द्वारा, मतलब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। ठीक है, 124 का सब क्लॉज 7 अभ्यास पर प्रतिबंध, क्या चीज है, भारत में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश किसी भी अदालत में पैरवी या पैरवी नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, यह स्टेटमेंट दे देता है, यह विकल्प के रूप में दे देता है। ठीक है, आर्टिकल 125 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन, विशेषाधिकार और भत्तों से संबंधित है। ये संसद ने कानून द्वारा क्या करती है, निर्धारित करती है, संसद करती है, इस बात का ध्यान रखना।
यह वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। साथ ही पेंशन और अवकाश जैसे अधिकारों के लिए, ध्यान रखना, पेंशन और अवकाश जैसे अधिकारों के लिए प्रावधान है कि उन्हें नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए कम नहीं किया जाए, उनके नुकसान के लिए कम नहीं किया जा सकता। और जब तक संसद कानून नहीं बनाती है तब तक वह दूसरी अनुसूची लागू होती है। मतलब दूसरी अनुसूची में जो वेतन और भत्तों का जो प्रावधान किया गया है मूल संविधान में, वो पहले की जो प्रक्रिया है उसके तहत ही व्यवस्था चलती रहेगी। ठीक है। और अगर नया प्रावधान कब लागू होगा, जब संविधान क्या करेगी, कुछ नया प्रावधान इसमें कनेक्ट करेगी, कानून बनाएगी। ठीक है। 126 में क्या है कि भारत का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 126 में भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है। यह राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, न्यायाधीश जो है मतलब राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनको मुख्य न्यायाधीश के पद के रिक्त पर मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति पर, दो चीज हो गया। मतलब कुल मिला के बात है कि यदि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जो न्यायाधीश है यदि उसका पद रिक्त होता है, कारण कोई भी हो, कारण इसमें दिए हुए देखो, हो सकता है कि उनकी अनुपस्थिति, कुछ कारण है, कुछ भी कारण हो सकते हैं, इसके अलावा या फिर वो कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करने की अनुमति, अगर मान लो कि किसी भी कारण से अगर पद खाली होता है तो इस जगह क्या कर सकता है कि जो राष्ट्रपति है वो कार्यवाहक जो ये मुख्य न्यायाधीश है उसके तौर पर काम करने के लिए रखा जाता है। ठीक है। क्या है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या अन्य कारणों से उनके कार्यों को करने में असमर्थ होने पर मुख्य न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करने की अनुमति देता है। ठीक है। जिससे न्यायिक निरंतरता सुनिश्चित हो सके। ठीक है। यह जो व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर बैठेगा, उनके रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य करेगा, वो अस्थायी भूमिका के तौर पर वरिष्ठ न्यायाधीश, ध्यान रखना, को नियुक्त किया जाता है जब तक कि एक स्थायी मुख्य न्यायाधीश अपना पदभार ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है। तब तक उनकी नियुक्ति नहीं हो जाती, तब तक वो क्या करेगा, कार्यवाहक जो राष्ट्रपति है वो कार्य करेगा। ठीक है। 126 के कुछ प्रावधान है। उद्देश्य कि मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होने या पद धारण के समय अक्षम होने की स्थिति में रिक्त को भरकर क्या, जो पद है उनको भरकर क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट को सुचारू रूप से जो उसका संचालन है वो किया जा सके। ठीक है। इसके अलावा नियुक्ति प्राधिकारी भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। ठीक है। कार्यवाहक नियुक्त व्यक्ति, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों में ऐसा कोई भी न्यायाधीश जो आमतौर पर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हो, ठीक, जिसे राष्ट्रपति इस उद्देश्य के लिए नियुक्ति कर सकते हैं। अवधि, वह नियुक्त अस्थायी है, ठीक है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। जब जो मुख्य न्यायाधीश है वो अगर अपने स्थान पर रिटर्न वापस आ जाए या फिर नया न्यायाधीश ना आए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, तब तक वो व्यक्ति काम करता रहेगा। ठीक है। जैसे वो आएगा फिर वो पद हटा दिया जाएगा। 127 में क्या है, भारतीय मुख्य न्यायाधीश सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, को कोरम की कमी होने पर सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देता है। एडॉक जो ये न्यायाधीश है उनकी बात है, जिससे न्यायालय के कामकाज में विलंब नहीं हो। इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श आवश्यक है, जिसमें एक योग्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी रूप से सेवा देने के लिए नामित किया जाता है, जिसके पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की पूर्ण शक्तियां होती है। इन कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जाती है। कुल मिलाकर बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि किसी मुद्दे पर कोई ऐसा मामला हो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को कोई जजमेंट देना हो, और वो जो कोरम बनता है, मान लो कि 5 लोगों का कोरम बनाना है, ठीक है, और 5 लोगों के लिए 3 लोग हैं, 2 लोग नहीं है, या फिर एक व्यक्ति कमी, एक जज की कमी रहेगी, तो उसको बनने के लिए क्या किया जाता है, किसी हाईकोर्ट में जो टोटल 25 हाईकोर्ट है उनमें से एक कोर्ट में जो उनको अच्छा लगे, सुटेबल लगे अपनी इच्छा अनुसार, वहां पर क्या कर सकते हैं कि जो न्यायाधीश है उसको अपने यहाँ पर ज्यूरिडिक्शन के अंदर बुला सकते हैं। ठीक है। उस कोरम के अंदर बुला सकते हैं। कैसे
वहां का जो हाई कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करने के बाद में उस न्यायाधीश को यहाँ पर बुला सकते हैं अपनी सेवाओं कोरम को पूरा करने के लिए, ठीक है, ऐसा है। अब आगे बढ़ते हैं। 127 में वही चीजें जो मैंने आपको बता दी, ठीक है, इसके अलावा अलग कुछ भी नहीं है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है, क्योंकि अगर कोई न्यायाधीश अगर कोरम में बैठता है क्योंकि वो जजमेंट दे रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको जो नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा, मतलब उसकी जो जरूरी है सहमति जरूरी है, ठीक है। और परामर्श न्यायाधीश की नियुक्ति जिस उच्च न्यायालय से की जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना आवश्यक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। पात्रता, न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त के लिए योग्य होना चाहिए। अधिकार, तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के सभी अधिकार और विशेषाधिकार और कर्तव्य का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। प्राथमिकताएं, अन्य जिम्मेदारियों की तुलना में सर्वोच्च न्यायालय के कर्तव्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। और पारिश्रमिक, राष्ट्रपति द्वारा तदर्थ न्यायाधीश के भत्ते निर्धारित किए जाते हैं, न कि जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और इनको मिलते हैं उसके हिसाब से, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना भाई। अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 128 की, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है कि सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति की बात है। क्या दिया हुआ है कि सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की उपस्थिति, देखो क्या मेंशन करता है, क्या है, अनुच्छेद 128 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है, राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त, मतलब जो रिटायरमेंट हो चुका जज है उसकी बात है, न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, ठीक है, चीफ जस्टिस से की सहमति से पुनः न्यायालय में बैठकर कार्य करने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान है, देखते हैं क्या है। यदि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कमी हो, इसी वजह से बुलाएंगे, और क्यों बुलाएंगे, या मामलों का बोझ बहुत अधिक हो गया हो, ठीक है, मतलब केस पेंडिंग ज्यादा हो या केस को सॉल्यूशन जल्दी करना हो या कुछ और भी रीजन हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को अस्थायी रूप से न्यायिक कार्य के लिए बुला सकते हैं, ठीक है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की स्थिति क्या है, वे सक्रिय न्यायाधीश नहीं माने जाते, इस बात का ध्यान रखना भाई, बल्कि अस्थायी होते हैं, विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, उन्हें केवल वही कार्य सौंपा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश करता है, इस बात का ध्यान रखना। वेतन और भत्ते, सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वही वेतन नहीं मिलता है, वो वेतन नहीं मिलता जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से इनको मिलता है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। बल्कि कौन तय करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित और वेतन और भत्ते मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। सेवा शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं, ठीक है। आर्टिकल 127 और 28 में क्या फर्क है देख लेते हैं कि इनमें क्या व्यवस्था है, इसमें क्या व्यवस्था है, टोनमेंट, ठीक है। इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और इसमें सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है, ठीक है। इसमें तदर्थ का प्रावधान है और ये अस्थायी रूप से होते हैं, मतलब कोई ये अस्थायी रूप से होते हैं, ये तदर्थ रूप एडो के रूप में बुलाते हैं, और ये है न्यायाधीशों की कमी होने पर इनको यह अनुभव का उपयोग किया जाता है, ठीक है। 128 का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इसमें तो क्या प्रावधान है कि अगर सेवानिवृत्त हो गए तो उसके बाद भी बुला रहे हैं, इसमें ऐसा नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। उसमें जो मौजूद है उसी को तदर्थ के रूप में, एडो के रूप में बुलाया जाता है, कार्यवाही के रूप में, ठीक है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उपस्थित नहीं था तो उसकी जगह कोई सी जो अभी काम कर रहे किसी जो न्यायाधीश है उसको बुलाया जाता है, ठीक है। 128 का उद्देश्य वही मामलों को त्वरित निपटारा करना, अनुभवी न्यायाधीश का उपयोग करना, पुनः उपयोग करना और न्याय व्यवस्था की निरंतरता बनाए रखना, ठीक है। 129 में क्या है, भारतीय संविधान का 129 जो अनुच्छेद है वो कहता है कि रिकॉर्ड का न्यायालय घोषित कर, सुप्रीम कोर्ट जो है को रिकॉर्ड का न्यायालय घोषित करता है, जिसका अर्थ है कि वह अपनी कार्यवाही को कानूनी मिसालों के रूप में सुरक्षित रखता है। कुल मिला क्या है कि उसके द्वारा जी में जजमेंट है, जो कथाकथनी जितनी भी है वो सारी चीजें वो एक लिखित रूप से अपने पास में साक्ष्य के रूप में रखता है, ठीक है। जब भी जरूरत पड़ती है तो उसको बता सकता है, ठीक है। स्वयं के अवमानना के लिए दंडित करने की अंतरिम शक्ति रखता है। इसके अलावा इसके अधिकार और न्यायिक गरिमा को बनाए रखा जा सकता है और पूर्ण न्याय के लिए अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों द्वारा इसे पूरक बनाया जा सकता है। तो इसका अटैचमेंट आर्टिकल 142 से भी है, वही है 129 में कि न्यायालय का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। फिर बाद में अवमानना संबंधी शक्तियां, इसके अलावा शक्तियों का दायरा,
और पूरक प्रावधान, ठीक है। आर्टिकल 130 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ स्थापित करना, ठीक है। इस जिसमें कहा गया है कि दिल्ली में बैठेगा या अन्य स्थानों पर जहां भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राष्ट्रपति की स्वीकृति से नियुक्त कर सकते हैं, ठीक है, जिसे राजधानी से परे अलग न्यायिक पहुंच और लचीलापन सुनिश्चित हो सके। जबकि इस लेख में, इस प्रावधान में न्यायालय के स्थान के बारे में चर्चा की गई है, ठीक है। हाल की चर्चाओं और प्रस्तावित संशोधनों 130वां संशोधन विधेयक ने अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे गिरफ्तारी मंत्रियों को अयोग्य घोषित करने के प्रावधान। लेकिन मूल अनुच्छेद 130 जो है उसमें सुप्रीम कोर्ट की पीठ के स्थान पर इसमें बात की गई है, ठीक है। आर्टिकल 130 के प्रमुख वही चीजें, स्थान संबंधी लचीलापन, मतलब जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह के माध्यम से क्या कर सकता है। देखो, दिल्ली को प्राथमिक सीट के रूप में नामित किया जाता है, लेकिन अन्य स्थानों को भी शामिल किया जा सकता है, ठीक है। अधिकार, पद में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश, ध्यान रखना इस बात का, पद में परिवर्तन करने का अधिकार भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में है, जो भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के अधीन है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। उद्देश्य केंद्रीकरण और न्यायिक पहुंच के बीच संतुलन स्थापित करता है, न्याय तक पहुंच में सुधार हो सके, इसलिए 131 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार और एक से अधिक राज्यों के बीच, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवादों की सुनवाई करने का अनन्य मूल अधिकार है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि सुप्रीम कोर्ट और मान लो कि एक राज्य, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में कोई मतभेद हो, या फिर दो राज्यों के बीच में मतभेद हो, ठीक है, या राज्यों के बीच में ऐसा कुछ भी विवाद हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप अपील कर सकते हैं। उसके सुनवाई का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास में, इस बात का ध्यान रखना। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद है उनकी सुनवाई करने का अनन्य जो मूल अधिकार है वो इनके पास में है, ठीक है, इनके जुरिडिक्शन में आता है। बशर्ते कि विवाद में किसी कानूनी अधिकार से संबंधित कानून, मतलब उसमें कंडीशन दी गई है कि आप जो भी विवाद कर रहे हैं उसमें कोई राजनीतिक आपका मुद्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यह मामला कानून के अधिकार से संबंधित कानून या फिर तथ्य प्रश्न शामिल होना चाहिए, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि कोई अन्य न्यायालय ऐसे मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता, ठीक है, जिसे यह सुनिश्चित हो सके कि सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संघीय संरचना को बनाए रखने के लिए केंद्र राज्य या अंतर्राज्यीय संघर्षों का समाधान करता है, जिसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक मतभेद शामिल नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। वही चीजें हैं 131 में कि अनन्य क्षेत्राधिकार है, ठीक है, कि विशिष्ट विवादों की सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट नहीं। इस बात का ध्यान रखना, वो यही डालता है, ठीक है। इसमें शामिल पक्ष है विवाद संघ और किसी राज्य या राज्यों के बीच या राज्यों के आपस में, ठीक है, जैसे जल विवाद को लेकर है, संपत्ति को लेकर विवाद है, कई सारे विवाद होते हैं, ठीक है। विषय वस्तु, इनमें किसी भी कानून अधिकार के अस्तित्व है या सीमा के बारे में एक पर्सन या कानून या कोई तथ्य शामिल होना चाहिए, तभी उसका जो सुनवाई है वो होगा। अपवाद, इसमें राजनीतिक विवाद या संविधान पूर्व संधियों या समझौतों से संबंधित मामलों को शामिल नहीं किया गया। इस बात का ध्यान रखना, इस कंडीशन को। राजनीतिक विवाद संविधान पूर्व या संधियों, संविधान के पूर्व जो संधियां हुई थी उन संधियों या समझौतों से संबंधित मामलों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। प्रमुख विवाद और जो मामला 1950 से लेकर 2025 के बीच में इंपोर्टेंट है उनको देख लेते हैं। पहला पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1961 में हुआ था। क्या है कि 131 के तहत पहला बड़ा मामला था जिसमें पश्चिम बंगाल में कोयला खदानों के अधिग्रहण और विकास से संबंधित केंद्रीय कानून को चुनौती दी गई, कहते हुए कि यह राज्य के अधिकारों का उल्लंघन करता है, ठीक है। फिर है कर्नाटक बनाम भारत संघ 1978। क्या कहता है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को कानूनी अधिकार के उल्लंघन के लिए दिखाना जरूरी नहीं है, बल्कि विवाद में कानूनी सवाल होना चाहिए। फिर है मध्य प्रदेश बनाम भारत संघ 2011 में हुआ था। यह मामला भी अनुच्छेद 131 के तहत आया। क्या व्यवस्था है इसमें, न्यायालय ने केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विवादों पर निर्णय दिया था, ठीक है। झारखंड बनाम बिहार 2012, क्योंकि झारखंड पहले बिहार का हिस्सा था, ठीक है। अविभाजित बिहार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतान को लेकर झारखंड और बिहार के बीच विवाद जो अभी भी लंबित है, ठीक है। अंतरराज्यीय जल विवाद, कावेरी कृष्णा जैसी नदियां हैं उनके विवाद को लेकर आप देखते हैं जल विवाद को। कई जल विवाद जैसे कावेरी जल विवाद भी अनुच्छेद 121 के तहत सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आते हैं, जो राज्यों के बीच कानूनी अधिकारों से जुड़े होते हैं, ठीक है। वित्तीय और प्रशासनिक विवाद, हाल के वर्षों में जीएसटी संग्रह, वित्तीय हस्तांतरण और राज्यों के वित्तीय अधिकार से जुड़े कई मामलों जैसे अनुच्छेद 121 के तहत 131 के तहत दायर किए गए हैं, जैसे कि दिल्ली बनाम केंद्र सरकार के मामले, ठीक है।
ये किन चीजों को कवर करता है? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच में अगर विवाद हो, भारत सरकार या एक तरफ कुछ राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य हो, या फिर दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद हो, या यदि कानून या तथ्य कोई सवाल हो, तो किनको शामिल नहीं करता ये? संधियों या समझौतों से उत्पन्न विवाद जो संविधान से पहले किए गए थे, और निजी पक्ष या गैर संवैधानिक संस्थाओं के बीच विवाद हो तो उनको इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 132 सुप्रीम कोर्ट को कुछ मामलों में हाईकोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। हाईकोर्ट से अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इससे क्या होता है कि अपील की अनुमति मिलती है यदि हाईकोर्ट यह प्रमाणित करता है कि किसी मामले में संविधान की व्याख्या के संबंध में कानून बनाने का महत्वपूर्ण प्रश्न हो, जिसे दीवानी, आपराधिक या अन्य कार्य में शामिल हो, तो यह सुनिश्चित होता है कि संवैधानिक मामलों की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाए। कुल मिला के बात है कि अगर हाईकोर्ट में कोई मामला गया है और उस मामले में अगर हाईकोर्ट को ऐसा लगता हो कि यह मामला जो है वो संवैधानिक व्यवस्थाओं से इंपॉर्टेंट है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसका जजमेंट किया जाना चाहिए, उसकी परामर्श लिए जरूरी होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान रखते हुए क्या हुआ कि जो हाईकोर्ट है वो अपना मामला कहां भेज सकती है? वो सुप्रीम कोर्ट के लिए भेज सकती है उस विवाद के ऊपर या उस वाद विवाद पे। ठीक है, संवैधानिक मामलों की समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाए और जिससे व्याख्या एकरूपता बनी रहे और गलत पर्सन के गलत निर्णय के आधार पर जो अपील है वो संभव हो सके। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात हो कि कोई गलत निर्णय नहीं जाना चाहिए। ठीक है, न्याय सुनिश्चित होनी चाहिए। 132 के कुछ प्रावधान वही चीजें हैं कि उच्च न्यायालयों से अपील, उच्च न्यायालयों के अंतिम निर्णय, आदेश या डिग्री के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। ठीक है, पहली चीज तो ये। संवैधानिक पक्ष, मुख्य आवश्यकता संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसमें उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित किया गया हो। अपील के आधार यदि किसी पक्ष को लगता है, मतलब किसी पक्ष को ऐसा लगता है, मान लो कोई वाद विवाद हो और उनके ऊपर एक पक्ष को लगता है कि भाई ये मामला हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो मुझे सही नहीं लगता है, मैं अभी इससे संतुष्ट नहीं हूं, तो इसको क्या कर सकता है? वो हाईकोर्ट से बाद में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए दायर कर सकता है। ठीक है, दायरा, यह सभी प्रकार के मामलों, दीवानी, आपराधिक, सभी पर लागू होता है, इस बात का ध्यान रखना। 133 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय को दीवानी मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार प्रदान करता है और जिसमें उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील की जा सकती है, ध्यान रखना, और उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाणित करता है कि इस मामले में सामान्य महत्व का कोई महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न शामिल है, तो जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की आवश्यकता है, तो यह सुनिश्चित करते हुए केवल महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे ही एक समान व्याख्या के लिए सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुंचा सकते हैं। ठीक है, कुछ प्रावधान सिविल अपीलें, उच्च न्यायालय की किसी भी सिविल कार्यवाही में दिए, जो ध्यान रखना, किसी भी निर्णय, आदेश या अंतिम आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, हाई कोर्ट का प्रमाण पत्र, अपील आमतौर पर तभी स्वीकार की जाती है जब तक न्यायालय को दो शर्तें प्रमाणित करता है। कौन कौन सी है? इस मामले में कानून का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ठीक है, उच्च न्यायालय का मानना है कि इस प्रश्न का जो निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए, ऐसा है, ताकि न्याय सही तरीके से और 100% श्योरिटी के साथ में सुनिश्चित हो सके, कोई गलती खामी नहीं हो। संवैधानिक व्याख्या वही चीजें हैं जो कि प्रमाण पत्र के बिना भी अपील करता यह तर्क दे सकता है कि संवैधानिक व्याख्या की एक महत्वपूर्ण प्रश्न उच्च न्यायालय द्वारा गलत निर्णय लिया गया था। एक न्यायाधीश के निर्णय, सामान्यतः संसद द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किए जाने पर, हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। ठीक है, 134 में क्या है कि आपराधिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट के अपीलीय क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है और उच्च न्यायालय के निर्णयों, अंतिम आदेशों और सजाओं के विरुद्ध अपील की अनुमति देता है। विशेष रूप से मृत्युदंड बरी किए जाने के उलटफेर या जब उच्च न्यायालय की अपील के लिए कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न को प्रमाणित करता है जिससे गंभीर आपराधिक कार्यवाही में न्यायिक समीक्षा सुनिश्चित होती है। क्या मतलब है इसका? देखो, उच्च न्यायालय में अपीलें
किसी आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय, ठीक है, आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय, अंतिम आदेश या सजा के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अगर हाई कोर्ट ने कोई ऐसा निर्णय दिया है, ठीक है, जो मान लो कि कोई निचली अदालत ने कोई मामला दिया हो और उसको हाई कोर्ट ने बुलवाकर उसके ऊपर अगर उसमें कोई मामला या कोई दंड का जो प्रावधान है वो कम किया गया हो और हाई कोर्ट बुला के उसको ज्यादा दे दी हो, तो ऐसे मामलों को कहां पर सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। उच्च न्यायालय ने बरी करने के आदेश को पलटते हुए आरोपी को मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा सुनाई हो। कुल मिलाकर है कि अगर उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में अगर किसी को बरी किया गया हो और तो उसको क्या कर सकती है कि जो हाईकोर्ट है वो उसको बुला के अगर मान लो कि उसको सजा का प्रावधान दे दे, किसमें, मौत की सजा या आजीवन कारावास की, तो सुप्रीम कोर्ट बाद में क्या कर सकता है, इसको वहां पर बुला सकता है अपने यहाँ पर, ठीक है, और उसकी सुनवाई करेगा जांच करके। उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से मामला वापस लेता है और आरोपी को मृत्युदंड की सजा सुनाती है, तो इस आधार पर क्या कर सकता है, उसको वहां पर सुप्रीम कोर्ट बुला सकता है। उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए उपयुक्त है, ठीक है। यह अनुच्छेद 134 का सब क्लॉज 1 से जुड़ा हुआ है। संसद की शक्ति क्या है, आर्टिकल 134 का सब क्लॉज 2, ध्यान रखना इसका, संसद निर्दिष्ट मतलब दी हुई शर्तों के अधीन रहते हुए उच्च न्यायालयों से अन्य आपराधिक मामलों में अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त शक्तियां प्रदान करने वाला कानून पारित कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना, कौन करती है, संसद, ना कि राष्ट्रपति, इस बात का भी ध्यान रखना। अनुच्छेद 135 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट को वह अधिकार और शक्तियां प्रदान करता है जो पहले से मौजूद कानून के तहत भारतीय संघीय न्यायालयों के पास में थी। मतलब संविधान की जो संरचना थी उसके बनने से पहले जो व्यवस्था चल रही थी उनकी बात चल रही है, वो जो पहले के कानून थे उनके आधार पर, वो शक्तियों के आधार पर नए कानून और इनके आधार पर जो जजमेंट है वो दे सकता है, न्याय निर्णय कर सकता है। जिसे संविधान के जो प्रारंभ होने से पहले जो न्यायिक अधिकार और जो दिए हुए अपील अधिकार थे उनकी निरंतरता सुनिश्चित होती है। विशेष रूप से उन मामलों के लिए जो अनुच्छेद 133 और 134 जैसे अन्य विशिष्ट अनुच्छेद द्वारा कवर नहीं किए गए, जो इनमें कवर नहीं किए गए वो इसमें किया गया 135 में, ठीक है, जिससे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका मजबूत होती है, ठीक है। 135 के मुख्य पहलू वही है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा है, ऊपर जो पढ़ा है। अनुच्छेद 135 का अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट उन मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है और उनकी सुनवाई कर सकता है जिनकी सुनवाई पुराने संघीय न्यायालय द्वारा की जाती थी, भले ही नए संविधान में उनका स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं हो, जिससे न्याय का प्रवाह पिछले कानूनी ढांचे से बिना किसी रुकावट के जारी रहे, ठीक है। 136 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट को भारत में किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकार सैन्य न्यायालयों को छोड़कर, इस बात का ध्यान रखना, किसी भी निर्णय, आदेश, निर्धारण, सजा या आदेश के विरुद्ध निषेध, अपील की अनुमति देने की असाधारण शक्ति मिलती है, ठीक है, जो गंभीर अन्याय के विरुद्ध एक महत्वपूर्ण सुरक्षा का कवच है और अपील के अन्य सभी रास्ते समाप्त हो चुके होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत क्या कर सकते हैं, असाधारण परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने में उसको सक्षम बनाता है, ठीक है। 136 के कुछ महत्वपूर्ण पहलू वही है, असाधारण क्षेत्राधिकार है, ठीक है, कि विवेक, इसकी एक विभाग जो विवेकाधीन है शक्ति है वो है, यह अधिकार नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय को उन मामलों में अपील सुनने की अनुमति होती है जहां वास्तविक न्याय के लिए इसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दायरा किसी भी भारतीय न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा तय किया गया कोई भी मामला या मुद्दा शामिल है जिसमें उच्च न्यायालय, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, अर्ध न्यायिक निकाय, अगर इनमें कहीं पर भी आपके साथ न्याय की व्यवस्था होती है, मतलब न्याय सुनिश्चित नहीं होता है, लगता आपको, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। वही चीजें हैं, ठीक है। प्रक्रिया, पीड़ित पक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर करता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट से अपील करने की अनुमति देने का अनुरोध किया जाता है, ठीक है। अपवाद क्या है, यह सशस्त्र बलों से संबंधित कानूनों के तहत स्थापित न्यायालयों और न्यायाधिकरणों, मतलब मिलिट्री कोर्ट्स है, उनके आदेशों का निर्णय पर लागू नहीं होता, बस इस बात का ध्यान रखना। 137 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के निर्णय, जो अपने खुद के जजमेंट दिए हुए उनके निर्णयों के विरुद्ध और आदेशों की समीक्षा करने की शक्ति प्रदान होती है, वो अपने निर्णयों को जांच कर सकता है। स्पष्ट त्रुटियों और अन्य न्याय को, कुल मिला के बात है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मान लो कि कोई जजमेंट दिया हुआ है और उस अगर आगे कोई जजमेंट दिया हुआ है तो उस नए जजमेंट के लिए वो क्या कर सकता है, पुराने जजमेंटों को आधार रख सकता है
इसके अलावा यदि फिर वो समीक्षा भी कर सकता है कि उससे कहाँ उसमें मिस्टेक हुई है, कहाँ पर क्या गलती है, कोई त्रुटि भी है, तो उसके लिए क्या कर सकता है, वो सुधार कर सकता है। कुल मिला के बात ये है, अन्याय को सुधारने की अनुमति मिलती है, लेकिन यह संसद द्वारा पारित कानूनों और अनुच्छेद, इस बात का ध्यान रखना कि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है, जो अपील के बजाय आत्म सुधार के लिए एक संवैधानिक तंत्र के रूप में कार्य करना होता है। 137 के पहलू वही है, समीक्षा करने की शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट को अपने पूर्व निर्णयों पर पुनर्विचार करने और परिवर्तन करने का अधिकार देता है। फिर उद्देश्य महत्वपूर्ण त्रुटियां रिकॉर्ड में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जो त्रुटि है उनको सुधार करके न्याय के आधार पर कुछ गलत हुआ है तो उसको सही करने का प्रावधान करती है। ठीक है, न्याय सुनिश्चित करना मतलब, और ये हो गया है। 138 में क्या है कि संसद को सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति प्रदान करता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने की शक्ति कौन प्रदान करता है? पार्लियामेंट, संसद। इस बात का ध्यान रखना, जिससे उससे संघ सूची या कानून द्वारा दी हुई किसी अन्य क्षेत्र में मामलों पर अतिरिक्त शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने की अनुमति मिलती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विशेष समझौता के माध्यम से शामिल है। यह सुनिश्चित करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट न्यायालय की बढ़ती हुई राष्ट्रीय कानूनी जरूरतों को पूरा कर सके। ये इसके मुख्य प्रावधान है, वही संसदीय शक्ति, मतलब कि संसद संघ सूची केंद्र सरकार के लिए आरक्षित जो विषय है, ठीक है, जो रिजर्व जो विषय है, में किसी भी मामले के संबंध में सुप्रीम कोर्ट को अतिरिक्त अधिकार क्षेत्र और शक्तियां प्रदान करने का कानून पारित कर सकती है। कौन कर सकती है? पार्लियामेंट। विशेष समझौते, भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विशेष समझौते के अंतर्गत आने वाले मामलों, अगर सुप्रीम मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट हुआ हो और बाद में कोई विवाद हो तो उसकी सुनवाई की बात चल रही है, क्या अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है, बशर्ते संसद न्यायालय को ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने में सक्षम बनाने वाला कानून पारित करे तब। ठीक है, अनुच्छेद 139 क्या कहता है? संसद को सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 100 देखो क्या है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 139 संसद को सुप्रीम कोर्ट को जो आर्टिकल 32 के तहत जो अधिकार देता है, ठीक है, के तहत मौलिक अधिकारों के अलावा किसी अन्य कानून के लिए रीट, निर्देश और आदेश जारी करने के अतिरिक्त अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। इसे सुप्रीम कोर्ट को व्यापक न्यायिक समीक्षा के लिए और न्याय सुनिश्चित करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, उसमें था ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार का अधिकार क्षेत्र, उत्प्रेषण, ठीक है, और प्रमाणन और आदेश जारी करने की अनुमति मिलती है, भले ही वो सीधे मौलिक अधिकारों से न जुड़े हुए हो। 139 के महत्वपूर्ण पहलू, संसद शक्ति अतिरिक्त शक्तियों को प्रदान करने के लिए कानून बनाना संसद की भूमिका है। रीट याचिका क्षेत्राधिकार विस्तार करना, इसके अलावा देखो आप देखते हैं हेबियस कॉर्पस, आप देखते हैं कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसको बोलते हैं कि कोई बंदी है उसको प्रत्यक्ष रूप से बुलाना होता है, ठीक है, हो सकता है कि उसको असुरक्षा महसूस हो तो वो पिटीशन के लिए अप्लाई कर सकता है, किसी को पिटीशन के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, वो खुद स्वयं कर सकता है, उसके रिश्तेदार कर सकते हैं, फैमिली कर सकते हैं, मित्र कर सकते हैं, कोई भी करवा सकता है, ठीक है, और बाद में उसको बुलाया जाता है, सामने बुलाया जाता है, ठीक है, जो बंद है उसको प्रत्यक्ष रूप से सामने बुलाया जाता है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश मतलब एक आदेश देती है, ठीक है, निषेध मतलब किसी को रोकती है। फिर बात ये है, और व्यापक स्कोप 139 को आदेश और निर्देश जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की पहुंच का विस्तार करने में सक्षम बनाता है, जिससे भारतीय कानून के शासन और न्यायिक निरीक्षण को मजबूती मिलती है। कुल मिलाकर बात यह है। 140 संसद को सुप्रीम कोर्ट को उसके मौजूदा अधिकार क्षेत्र से परिपूर्ण या सहायक शक्तियों को प्रदान करने का अधिकार देता है, ताकि अपने कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से निर्वाह कर सके और न्याय का प्रशासन कर सके। यह सुनिश्चित करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट के पास संविधान और कानून के शासन को आवश्यकता अनुसार बनाए रखने के लिए आवश्यक अधिकार हो। इससे क्या है कि न्यायालय की जो परिचालन क्षमता को बढ़ाने के लिए कानून द्वारा आवश्यक प्रावधान किए जा सकते हैं, और बशर्ते शक्तियां स्वयं संविधान के साथ असंगत नहीं हो। ऐसा नहीं हो कि संविधान का उल्लंघन हो, मतलब ऐसे अधिकार शक्तियां ना मिले जिससे संविधान का उल्लंघन हो जाए, ठीक है। वही है कि संसद को सशक्त बनाता है 140 में कि यह एक विधायी उपकरण है, यह एक विधायी उपकरण है, ध्यान रखना इस बात का, यह न्यायिक उपकरण नहीं है, बस इस बात का ध्यान रखना। यहां से वो क्या करेगा, यहां न्यायिक उपकरण डाल देगा। संसद को सर्वोच्च न्यायालय के लिए कानून बनाने की अनुमति देता है, ठीक है, सहायक शक्तियां प्रदान करता है। यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त
पूरक शक्तियां प्रदान करता है जो पहले से संविधान में मौजूद नहीं है। उद्देश्य क्या है? सुप्रीम कोर्ट को संविधान के संरक्षक के रूप में अपनी भूमिका को अधिक प्रभावी और कुशल तरीके से निभाने में सक्षम बनाने के लिए संवैधानिक अनुकूलता प्रदत्त किसी भी मतलब दिए हुए किसी भी प्रकार की शक्तियां संविधान के अन्य प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करनी चाहिए। 141 में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। इस बात का ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो हाई कोर्ट और इसके अलावा अधीनस्थ जो न्यायालय हैं उनमें सब में बाध्यकारी होगा। जो पूर्व न्याय जो निर्णय है उनके सिद्धांत के लिए क्या बनाता है? वो आधार बनाता है। एक समान कानूनी व्याख्या स्थिरता कानून के अंतिम व्याख्याकार के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को सुनिश्चित करता है। इसका अर्थ क्या है कि सभी निचली अदालतों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का पालन करना होगा जिससे न्याय पदानुक्रम और देश भर में एकरूपता से मजबूत हो सके। ठीक है, क्या पहलू है इसके कि बाध्यकारी मिसाल रही है किसके लिए? जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट है वो जो अपना जजमेंट देता है वो हाईकोर्ट और जो अधीनस्थ जो न्यायालय है इन सब में कंपल्सरी है, वो मैंडेटरी हो गया, वो बाध्यकारी है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले निर्णय के आधार पर सभी उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और अन्य न्यायाधिकरणों के लिए बाध्यकारी मिसालें स्थापित करती है। ठीक है, एकरूपता यह पूरे भारत में कानून के एक समान अनुप्रयोग को बढ़ावा देता है जिससे परस्पर विरोधी व्याख्याओं को रोका जा सके। न्यायिक सर्वोच्चता यह सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोपरि स्थिति को सुदृढ़ करती है। ऑबिटर डिक्टा नहीं, मतलब क्या है इसका कि किसी निर्णय के केवल आवश्यक सिद्धांत ही बाध्यकारी होते हैं, सामान्य अवलोकन प्रेरक होते हैं लेकिन अनिवार्य नहीं होते। ठीक है, फिर विधायी संसद नए कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों को निरस्त कर सकती है। इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, हालांकि यह एक विधायी कार्य है, न्यायिक कार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। पार्लियामेंट के अंदर बुला के उसको निरस्त किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट में ऐसे नहीं कर सकते डायरेक्ट। ठीक है, पर इस स्टेटमेंट का ध्यान रखना कि संसद नए कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए जो पूर्व निर्णय है उनको निरस्त कर सकती है। यह एक विधायी कार्य हो सकता है, न्यायिक निर्णय या न्यायिक कार्य नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। 141 में भारत की सामान्य कानून प्रणाली का मूलभूत आधार क्या है? यह सुनिश्चित करना कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून एक भविष्य के सभी मामलों के लिए देश का कानून बन जाए और जिसे कानून प्रणाली में व्यवस्था, पुनर्मेयता और स्थिरता बनी रहे। 142 क्या है? अनुच्छेद 142 में कि सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मामले में पूर्ण न्याय प्राप्त करने के लिए आवश्यक कोई भी निर्णय या आदेश पारित करने की असाधारण शक्ति प्रदान करता है जिससे न्यायालय वैधानिक सीमाओं के ऊपर उठकर कानूनी खामियों को दूर कर सके और उन मामलों में न्याय सुनिश्चित कर सके जहां कानून मौन है और जिनका कठोर अनुप्रयोग अन्याय का कारण बनता है। हालांकि इसका उपयोग न्यायिक अत्याचार को लेकर बहस छिड़ जाती है। यह न्यायालय को पूरे भारत में अपने निर्णयों को लागू करने में सक्षम बनाता है, यहाँ तक कि अवमानना की शक्तियां प्रदान करता है और सरकारी निकायों को निर्देश देने का अधिकार भी देता है, जैसा कि राजमार्गों पर शराब है उसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने या पारिवारिक विवादों को सुलझाने जैसे मामलों में देखा गया। जो डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह होता है, फैमिली डोमेस्टिक वायलेंस, उनके लिए 142 के मुख्य प्रावधान क्या है? पूर्ण न्याय। यह सर्वोच्च न्यायालय को तकनीकी पहलुओं से परे जाकर न्याय प्रदान करने का अधिकार देता है। किसको? सुप्रीम कोर्ट को, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मौजूदा कानून स्थिति को कवर न करे तब भी निष्पक्षता बनी रहे। परिवर्तन इस अनुच्छेद के अंतर्गत पारित आदेश या निर्णय पूरे भारत में लागू करने योग्य होंगे। ठीक है, प्रक्रियात्मक शक्तियां। अनुच्छेद 129 में क्या व्यवस्था है कि पूरक के रूप में क्या व्यवस्था थी कि पूरक के रूप में, इसमें जो व्यवस्था थी इसके पूरक के रूप में व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, इसके अलावा व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, दस्तावेजों के उत्पादन और स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्तियां प्रदान की होती है। विवेकाधीन या अद्वितीय सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त एक विशिष्ट विवेकाधीन शक्ति है जिनका उद्देश्य विधायी कमियों को दूर करना है। उपयोग क्या है? भोपाल जैसे देखते हैं उदाहरण, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, पीड़ितों के लिए मुआवजे का आदेश, राजमार्गों पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध। ठीक है, इसके अलावा तलाक बिना लंबी अदालती प्रक्रियाओं के अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुके विवाह में तलाक प्रदान करना। ठीक है, 143 क्या कहता है
कि राष्ट्रपति को कानून तथा तथ्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों या कुछ संस्थाओं के साथ विवादों पर सर्वोच्च न्यायालय की सलाह लेने का अधिकार देता है, जिससे जटिल संवैधानिक मामलों में शीघ्र न्यायिक स्पष्टता प्राप्त हो सके। सार्वजनिक, हालांकि यह न्यायालय की राय बाध्यकारी नहीं है। इस बात का ध्यान में क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मुद्दों या फिर 1979 से पहले के विवादों जैसे कि संधि संबंधी मामले हो पर सलाह के लिए सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, ठीक है, जिसे सुनवाई अक्सर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है। इस बात का ध्यान रखना, सुनवाई अक्सर कम से कम 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा की जाती है और न्यायालय अपनी राय प्रस्तुत करता है जिसका महत्वपूर्ण महत्व होता है, लेकिन वह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता है कि वो ऐसा करे। 143 के महत्वपूर्ण सलाहकारी क्षेत्राधिकार है, मैंडेटरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं है। राष्ट्रपति के लिए सुप्रीम कोर्ट की जो सलाहकारी है वो भूमिका स्थापित करती है, ठीक है, सलाहकारी भूमिका स्थापित करती है। संदर्भ धारा इसमें सार्वजनिक महत्व के कानूनी और तथ्यात्मक प्रश्न होने चाहिए, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, ठीक है। कोई संधि संबंधित मामले हो पहले के, उनकी बात है। गैर बाध्यकारी राय, न्यायालय की राय सलाहकारी होती है, राष्ट्रपति इसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, लेकिन इसका बहुत अधिक प्रेरक महत्व होता है, ठीक है। ये राष्ट्रपति उसको माने सलाह को, ऐसा जरूरी नहीं है, बाध्यकारी नहीं होता, ठीक है। प्रक्रिया इसके लिए न्यायालय द्वारा सुनवाई की आवश्यकता होती है, जिसमें अक्सर कम से कम 5 न्यायाधीशों का एक समूह शामिल होता है, एक पैनल बैठता है 5 लोगों का, ठीक है। 143 के संदर्भ में कुछ जो एग्जांपल है, बेरुबाड़ी संघ मामला पश्चिम बंगाल वाला, ठीक है, 1960 जो क्षेत्र सौंपने पर बात हुई थी। इसके अलावा फिर राष्ट्रपति चुनाव मामला 1974 राष्ट्रपति चुनाव की वैधता, और तीसरा न्यायाधीश मामला 1998 न्यायिक नियुक्तियों पर बात हुई थी, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 144 यह अनिवार्य करता है कि भारत के सभी जो नागरिक हैं और न्यायिक अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता में कार्य करना चाहिए, उसके आदेशों, निर्णयों और फैसलों के परिवर्तन को सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि जिससे सभी राज्य पदाधिकारियों के सहयोग की आवश्यकता के द्वारा न्यायालयों की सर्वोच्चता और कानून के शासन को बनाए रखा जा सके। क्या मतलब है इसका? देखो, सहायता करने का कर्तव्य है कि यह सभी सरकारी निकायों, अदालतों और अधिकारियों, नागरिकों और न्यायिक, ठीक है, नागरिकों के लिए भी और जो सरकारी कर्मचारी उनके लिए भी, पर सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और निर्देशों का समर्थन करने का संवैधानिक दायरा बताता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का परिवर्तन, अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों, निर्णयों और घोषणाओं के क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से सहायता करनी चाहिए। यदि सुप्रीम कोर्ट कुछ कहता है तो उसको एग्जीक्यूशन करने में उनकी सहायता करनी चाहिए। सर्वोच्चता को कायम बनाए रखना, यह अनुच्छेद क्या कहता है कि अनुच्छेद 141 सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाध्यकारी घोषित कानून, सुप्रीम कोर्ट द्वारा बाध्यकारी कानून घोषित, इस बात का ध्यान रखना। और 142 में क्या है? पूर्ण न्याय करने की शक्ति, इन दोनों का ध्यान रखना। यह क्रॉस में डाल के क्वेश्चन देता हुआ के साथ मिलकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों की अंतिमता, सर्वोच्चता और परिवर्तनता सुनिश्चित करने में एक त्रिमूर्ति का काम करता है, ठीक है। अनुच्छेद 145 क्या कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने स्वयं के नियम बनाने का अधिकार देता है, और जिसमें वकीलों का आचरण, अपील प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों को लागू करने जैसे क्षेत्र शामिल होते हैं। इस शर्त के साथ ही नियमों को राष्ट्रपति की मंजूरी की आवश्यकता होगी और इन्हें संसदीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए, जिससे विधायी निरीक्षण की अनुमति देते हुए न्यायिक स्वायत्तता सुनिश्चित हो सके। और इसमें संवैधानिक व्याख्या से जुड़े मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की भी अनिवार्य हो, ठीक है। क्या मामला है? नियम बनाने की शक्ति, कि यह विधेयक सर्वोच्च न्यायालय को अपने कामकाज के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करता है। और इसमें क्या क्या चीजें शामिल है कि अदालत के समक्ष कौन पैरवी कर सकता है, पहला, ठीक है। फिर बाद में अपील, वकीलों में से कौन पैरवी करेगा, अपील की प्रक्रिया जिसमें समय सीमा शामिल है। फिर तीसरा भाग थर्ड, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अधिकारों को लागू करने की कार्रवाई और अपने ही निर्णयों और आदेशों की समीक्षा करना। क्या मामला है ये देखो कि नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, इनके आधार पर राष्ट्रपति की स्वीकृति,
न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। और यहाँ डाल देता है, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं फिर संसद डाल देता है, ठीक है। यही क्लोज करता है सुप्रीम कोर्ट या तो जुडिशरी, ये क्या नाम है, राष्ट्रपति या फिर पार्लियामेंट, इनके आधारों को रखता है। संसदीय सर्वोच्च न्यायालय के नियम संसद द्वारा पारित किसी भी कानून के अधीन होते हैं। संवैधानिक पीठ, संविधान की व्याख्या से जुड़े मामलों के लिए कम से कम 5 न्यायाधीशों की आवश्यकता होती है, इस बात का ध्यान रखना भाई, ठीक है। वो यहाँ 5 की जगह 3 भी कर देता है, 4 भी कर देता है। महत्व क्या है, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना, ठीक है। प्रक्रियात्मक स्पष्टता, अदालती प्रक्रियाओं में एकरूपता स्थापित करना, नियंत्रण और संतुलित, बैलेंस और कंट्रोल करना, ठीक है। आर्टिकल 146 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के अधिकारियों, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्ययों को नियंत्रित करता है, खर्चों को, ठीक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या किसी प्रतिनिधि न्यायाधीश या अधिकारी को नियुक्ति या सेवा शर्तों के लिए सशक्त बनाता है, जबकि भारत के संचित निधि से वे कौन कौन से संचित निधि से कौन से आते हैं, वेतन और पेंशन प्रभारित करके वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, और वित्तीय नियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, इस बात का ध्यान रखना। यह प्रावधान न्यायपालिका के प्रशासन को प्रत्यक्ष कार्यवाही कार्यकारी नियंत्रण से अलग करके उसकी स्वायत्तता सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। क्या प्रावधान है वही उसमें जो हमने ऊपर पढ़ा वही है। नियुक्तियां, सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इनके द्वारा निर्देशित कोई न्यायाधीश या कोई अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों पर नियुक्ति करता है, इस बात का ध्यान रखना। सेवा की शर्तें, मुख्य न्यायाधीश या अधिकृत जो कर्मचारी है की सेवा शर्तों जिसमें वेतन, अवकाश, पेंशन आदि के लिए जो नियम है वो निर्धारित करते हैं, लेकिन वेतन, भत्ते और अवकाश या पेंशन से संबंधित नियमों के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, ये इस बात का ध्यान रखना। प्रशासनिक खर्चे, कर्मचारियों के वेतन सहित सभी प्रशासनिक खर्चे भारतीय संचित निधि के लिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि वे संसद या मतदान के अधीन नहीं होते हैं, ठीक है, जिससे वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित हो सके। यूपीएससी परामर्श क्या है, संघ लोक सेवा आयोग वाला, राष्ट्रपति उन लोगों के लिए कुछ पदों की नियुक्ति हेतु संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी से परामर्श करना अनिवार्य कर सकती है, जो पहले से ही न्यायालय से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 147 क्या कहता है कि यह परिभाषित करता है, ध्यान रखना इस बात का, कि व्याख्या के लिए कानून का महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। यह स्पष्ट करते हुए कि इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जैसे प्रमुख स्वतंत्रता पूर्व कानूनों के साथ साथ उनके संशोधनों और आदेशों की व्याख्या शामिल है। संवैधानिक न्याय निर्णय में निरंतरता और ऐतिहासिक संदर्भ सुनिश्चित करना होता है। क्या बात है, इसमें व्याख्या का दायरा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए संविधान से परे जाकर भी जांच करने का दायरा बढ़ जाता है, ठीक है। ऐतिहासिक कानूनों को में शामिल करना, महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों के संदर्भ में निम्नलिखित व्याख्या भी शामिल है। भारत शासन अधिनियम 1935 और इसके अंतर्गत संशोधन और पूरक अधिनियम और परिषद के कोई भी आदेश या 1935 अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेश, ठीक है, ये इसमें शामिल है। इसके अलावा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और इसके अंतर्गत जारी किए गए कोई भी आदेश। इस हिसाब के हमारा जो ज्यूरिडिक्शन है ये कंप्लीट होता है। लेकिन इसमें एक चीज बता देता हूं, जो आप देखते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें एक व्यवस्था होती है कोलेजियम प्रणाली। ये क्या चीज होती है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है और जज है, इनका एक पैनल होता है, ठीक है, वही डिसाइड करते हैं उनमें से कि भाई इनमें जो न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो कौन होगा। वरिष्ठता के आधार पर होता है सुप्रीम कोर्ट के अपने लोगों, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जज और ये लोग मिलकर तय करते हैं, ठीक है, कि न्यायाधीश कौन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो कौन होगा। इस बात का ध्यान रखना। बस उसकी जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हम कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा जिसकी नियुक्ति करनी है, तो ये चयन कौन करता है, ये वही प्रणाली है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये मुझे स्टार्ट में बता देना चाहिए, लेकिन मैंने लास्ट में आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्यों, क्योंकि इसके ऊपर एक अमेंडमेंट भी हुआ
और कई विवाद भी हुए, और अब तो कई सारे कुछ अपडेट है सुप्रीम कोर्ट से, और कोई जजमेंट वगैरह है तो आपको मैं और चीज़ें बताऊंगा। एक करंट अफेयर की क्लास आएगी जिसके अंदर क्या होगा कि जो पिछले और कुछ इसके अलावा भी इनमें से कई सारी चीज़ें रह गई है तो हम उसको भी उठाकर लेकर आएंगे और या आपके सामने क्या करेंगे वीडियो के अंदर उसको शामिल कर देंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। और वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो थोड़ा अगर मान लेते हैं कि वीडियो देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं अगर मैं आपको क्लास दे रहा हूं तो ना ही मैं ऐसी मजाक करता हूं उसमें, ठीक है, ना ही मेरे दिमाग में कुछ ऐसा है। तो मैंने आपको एक बात कही कि सीरियस जो स्टूडेंट है या एस्पिरेंट जो भी है वो इसको पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। आप देख लीजिए, आप अपनी बुक निकालिए और आप देख सकते हैं कि इनमें से कोई चीजें मेरी रह गई है क्या, ठीक है। अब दो ये हो गए, अब एक टॉपिक और रह गया है इसका, जो हम आर्टिकल 148 से हम लोग 151 तक करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो यहां से हमारा कंप्लीट हो जाएगा बाद में। तो जो संविधान का जो भाग 5 है वो कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करता हूं कि अगर अभी हो जाता है तो मैं भी कर देता हूं, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में उसको करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर देंगे उसको, ठीक है। तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में जैसा कि मैंने कहा कि इनके जो क्वेश्चन है तो भाग 5 के जो क्वेश्चन है वो मैं एक साथ उठा के डाल दूंगा, ठीक है। एक क्लास में, 2 क्लास में, 3 क्लास में, जैसा भी होगा, तो जैसा भी व्यवस्था बनेगी वैसे हम लोग ट्यूशन डाल देंगे। और अच्छा रहेगा कि आप लोगों के लिए, तो आपको ये भी पता रहेगा कि साथ में कि हमारा जो कंटेंट है। तो अब मैं बता देता हूँ कि किसी को भी अगर टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप एक बार ट्राई कीजिए। मिनिमम प्राइस है और काफ़ी सारे टेस्ट हैं। अगर आप 1 महीने के लिए भी लेंगे, ट्राई करके देख सकते हैं 1 महीने के लिए, तो आपको 8000 प्लस टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। और यूपीएससी के लिए तो आपके लिए रामबाण है यहाँ, ठीक है, कुल मिलाकर। और वो सब आपकी इच्छा पे है। बाकी जब आप लेंगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का कि वास्तव में कितना शानदार है, ठीक है। आप वीडियो पूरा देखा करिए, और वीडियो अगर मान लो कि कुछ पढ़ने वाला सीरियस स्टूडेंट हो तो आप उसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।